देख पा रहे हो? स्क्रीन इज विजिबल, करेक्ट? ओके, सो करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट टू. पार्ट वन इज क्वाइट फैमिलियर, लाइक रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट था. लेकिन पार्ट टू जो है वो अभी मतलब 12 का एक अननोन अनएक्सप्लोर्ड पार्ट है तुम लोगों के लिए. एंड दैट इज बेसिकली ये पहला वाला जो कार्सॉफ लॉ है ना, कार्सॉफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो कार्सॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हिटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, इट्स प्रिंसिपल एंड कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ ए प्राइमरी सेल, ये सब है. कार्सॉफ लॉ से न्यूमेरिकल्स बहुत सारा देता है, कॉन्सेप्ट को समझना है उसके लिए. कार्सॉफ लॉ का कॉन्सेप्ट समझना है, व्हिटस्टोन ब्रिज का भी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अभी हम लोग देखेंगे कार्सॉफ का ना दो लॉ है. फर्स्ट लॉ करंट लॉ बोलते हैं हम लोग उसको, जंक्शन लॉ भी बोलते हैं या फिर जंक्शन रूल बोलते हैं. द algebraic sum of electric current at a junction in any electrical network. If you have any सर kind of network, yes. सर आप कुछ प्रेजेंट कर लेते हैं, हाँ, आप वो करो को क्या? वो पूछ रही है आप स्क्रीन प्रेजेंट कर रखे हो क्या? स्क्रीन तो मैं शेयर किया हूँ. हाँ क्यों? नहीं दिखा रहा. नहीं देख पा रहे हो क्या? रिजॉइन कर भाई, रिजॉइन कर. जल्दी से रिजॉइन करो. देख पा रही हो अभी? हेलो अनन्या? हाँ सर दिख रहा है. अच्छा ठीक है. सो फर्स्ट लॉ करंट लॉ, ये करंट लॉ है ना, जैसे फोर्सेस जैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम लोग लेते हैं. फोर्सेस इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या बोलते हैं कि ऊपर वाला फोर्स, नीचे वाला फोर्स, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, सब फोर्स का अगर समेशन करेंगे, वर्टिकल वाइज फोर्स को समेट करेंगे तो उसका भी जीरो होगा, और राइट लेफ्ट दोनों तरफ का फोर्स का समेशन करेंगे वो भी जीरो होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए. करंट लॉ कुछ इस तरीके से ही है. ये बताता है कुछ एक जंक्शन है, जंक्शन पॉइंट अभी हम लोग देखेंगे, उसी में टोटल जितना करंट आ रहा है या फिर जा रहा है, मतलब टुवर्ड्स द जंक्शन आ रहा है या फिर अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रहा है, उसका एल्जेब्रिक सम हमेशा जीरो होगा. दिस इज करंट लॉ का स्टेटमेंट. देखो जैसे यहां से तुम देख रहे हो ग्रीन दो I1 I4 दिखा रहा है, तो दीज टू आर सम वायर्स और सम कनेक्शन के थ्रू व्हिच द करंट इज कमिंग टुवर्ड्स ओ एक जंक्शन है. और I2 I3 I5 रेड कलर का दिखा रहा है, वहां से करंट जंक्शन से बाहर की तरफ जा रहा है. एक I1 एंड I4 से अंदर की तरफ आ रहा है, ग्रीन कलर से दिखा रहा है, और रेड कलर वाला सब बाहर की तरफ जा रहा है. तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्सॉफ लॉ, कार्सॉफ करंट लॉ, this I1 algebraic summation of all these things I1 I2 I3 I4 should be zero. Now why I have given minus in some part? जो चीज आएगा उसमें प्लस लिखेंगे डायरेक्शन वाइज, और जो चीज बाहर की तरफ जाएगा उसको माइनस लिखेंगे. एक एनर्जी का कॉन्सेप्ट से, मतलब उस तरफ आ रहा है एनर्जी इसलिए एडेड एनर्जी प्लस, जा रहा है नेगेटिव, ऐसे करके तुम उसको देखोगे. तो I1 सामने की तरफ जीरो की तरफ आ रहा है, माइनस I2 माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू जीरो. दैट इज दिस इज द कार्सॉफ फर्स्ट लॉ और करंट लॉ. और इसको जंक्शन रूल भी बोलते हैं क्योंकि वो जंक्शन में हम लोग उसका कैलकुलेशन करते हैं. एक जंक्शन होता है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का, किसी एक पॉइंट होता है जिसमें बहुत सारा नेट मतलब करंट्स का जो कंडक्टर का बहुत सारा लाइन आता है या फिर वहां से जाता है, ये होता है जंक्शन पॉइंट.
जैसे रास्ता का जंक्शन होता है ना, 3-4 रास्ता एक जगह आके मीट किया, ऐसा ऐसा टाइप का चीज है। नेक्स्ट, इसमें साइन कन्वेंशन मैं जो बता दिया, इनकमिंग वाला पॉजिटिव होगा, आउटगोइंग वाला नेगेटिव होगा, मतलब अवे फ्रॉम द जंक्शन नेगेटिव होगा। देखो देखो इसमें कि जो जंक्शन पॉइंट होता है ना, उसमें चार्जेस एक्यूमुलेट कभी भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे जितना नंबर ऑफ चार्जेस आएगा इन ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, और मतलब उसी में उसको उस वहां से मतलब ये भी वापस भी जाना है, लीव भी करना है उसमें, ऐसे आके स्टैग्नेट नहीं हो जाएगा चार्ज उसमें। तो चार्ज कैन नॉट बी एक्यूमुलेटेड एट द जंक्शन। Number of charges, let's suppose n number of charges that arrives at the junction in a given time must leave the in same time in accordance with the conservation of charges। जितना आएगा उतना जाएगा, वो कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं जैसे बताया, रास्ता का जंक्शन में कभी आके तो मतलब वैसा तो कुछ नहीं रहेगा ना, जितना आ जाएगा गाड़ी, जितना भी है जंक्शन में आएगा, वहां से चला भी जाना है, उसको तो जैम नहीं करना है, तो वो जंक्शन में कभी जैम नहीं होता है, जितना आता है उतना ही जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जितना अराइव हो रहा है उतना ही लीव कर रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस। करेक्ट? एनी डाउट इन Kirchhoff's लॉ, फर्स्ट लॉ? एनी डाउट? नहीं सर। ओके, नेक्स्ट लॉ जो है, जिसको हम लोग लूप लॉ भी बोलते हैं या फिर उसको हम लोग वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, केवीएल, कार्सॉफ वोल्टेज लॉ एंड सेकेंड लॉ। उसमें क्या होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप, करंट नहीं होगा, वो वोल्टेज है ना, पोटेंशियल ड्रॉप एंड ईएमएफ्स अलोंग एनी क्लोज पाथ। क्लोज पाथ को हम लोग लूप बोलते हैं, किसी भी क्लोज पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे, लूप बोलेंगे। इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ऑलवेज जीरो। तो उसमें जंक्शन था, इसमें क्लोज पाथ हो गया, लूप हो गया, उसमें करंट था, इसमें क्या हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप एंड ईएमएफ्स। जैसे ये तुम देख पा रहे हो, E1 ईएमएफ है, R1 रेजिस्टेंस है, E2 इसमें भी ईएमएफ है, R3 रेजिस्टेंस है। ऐसे करके एक हम लोग एक नेटवर्क बनाए हैं। ओके, और उसमें डायगोनली जैसे दिख रहा है, डायगोनली एक R2 है रेजिस्टेंस, हम लोग ABCD उसको ऐसे करके डिनोट कर रहे हैं। तो तुम्हें क्या पता है, हमेशा ये पता होना चाहिए तुम्हें कि वो U1 या फिर E2 जो दो चीज है, दीज आर द सोर्स ऑफ द ईएमएफ, दैट मींस दोज आर द सेल्स, दोज आर द सेल एक्चुअली। द U1 भी, उधर भी एक सेल है, E2 की जगह में एक सेल है। तो सेल में क्या होता है, करंट का फ्लो कहां से होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा ना, कन्वेंशनल करंट फ्लो। इसलिए तुमको वो ग्रीन कलर का वो एरो दिख रहा है I1, व्हिच इज बेसिकली वहां से वो जो लंबा वाला पाथ दिख रहा है ना ऐसे जो है, दैट इज एक्चुअली पॉजिटिव टर्मिनल। ये हम लोग इसको पॉजिटिव टर्मिनल उसको बोलते हैं, इस पार्ट को। और छोटा वाला जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से I1 निकलते हुए ए की तरफ गया, ए पॉइंट की तरफ गया, और नीचे जो E2 ईएमएफ जनरेटर जो सेल है उसमें से I2 निकला और D की तरफ गया, फिर D होते हुए वो A की तरफ गया, फिर क्या हुआ, A से वो C की तरफ आएगा, लेकिन अकेला I2 नहीं आएगा, I1 के साथ ऐड हो जाएगा। कैसे ऐड हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या लग रहा है, करंट जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है, मतलब वो ए जंक्शन में के तुम्हारा कार्सॉफ करंट रूल लग रहा है, लॉ लग रहा है। इसलिए ए जंक्शन की तरफ जितना I1 I2 आ रहा है उतना ही लीव करेगा ए जंक्शन से। इसीलिए A टू C डायगोनल में तुमको दिख रहा है I1 प्लस I2 लीव कर रहा है। ठीक है, तो ये I1 I2 जो लीव कर रहा है, ये मतलब कौन सा वाला डिस्टेंस को होता हुआ जाएगा, R2 को उधर उधर वो एक्सपीरियंस करके जाएगा। ठीक है, और वो सी की तरफ आ जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, फिर क्या होगा, C से फिर से I2 R3 होके
नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चला जाएगा U2 का, और उस तरफ I1 जो है B होते हुए R1 होते हुए E1 की तरफ चला जाएगा। यही उसका कॉन्सेप्ट है। ओके, ये उसका मतलब कैसे टाइप का करंट आके कैसे वो ये होता है, उससे ऐसे ऐसे करके हम लोग उसको समझते हैं। इसमें तुम अगर देखोगे, जैसे कि तुम देख पा रहे हो, ए जो जंक्शन है, ए जंक्शन में भी तुम्हारा कार्सॉफ लॉ अप्लाई हो रहा है, सभी सभी जंक्शन के लिए। अकेला ए के लिए नहीं, ए के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं, ए के लिए तुम दो I1 I2 करंट देख पा रहे हो, इसलिए बोल रहा हूं। ये छोड़ के अगर डी को भी देखोगे, डी डी जो पॉइंट है नीचे की तरफ, डी में भी I2 जो जाएगा, वहां से I2 ही, मतलब डी के तरफ I2 आ रहा है, फिर डी से भी I2 जा रहा है। तो केसीएल जो था, कार्सॉफ करंट लॉ जो था, वो तो वायलेट कभी भी नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर अगर सी के तरफ देखोगे, सी को देखो, सी जंक्शन को देखो, सी जंक्शन में I1 I2 आ रहा था, फिर सी जंक्शन से बी के तरफ I1 चला गया, और ये इधर R3 के तरफ I2 चला गया, मतलब जितना आया उतना ही गया। तो केसीएल तो वायलेट नहीं हुआ। और इधर हम लोग, इसलिए पहले हम लोग इसको ऐसे करके लिख लिए, और फिर हम लोग इसमें देखेंगे जो पोटेंशियल ड्रॉप या फिर ईएमएफ का कैसा हो रहा है। अच्छा, अगर मैं क्लोज पाथ के बात करूं तो देखो, ए सी बी एक क्लोज पाथ है, इसलिए मैं एरो से ऐसे दिखाया, क्लोज पाथ है, क्योंकि ए से सी के तरफ गया, फिर सी से बी के तरफ, बी से फिर से ए के तरफ। सो दिस इज अ क्लोज पाथ विच इज वन लूप, लूप वन यू कैन से। और एक जो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लूप ए बी सी ए भी बोल सकते हैं। मतलब जहां से शुरू करोगे वहां से वो उसको खत्म करना है। मतलब लूप जब बोलोगे ना, तो क्या करोगे, इनिशियल एंड फाइनल जो ये होगा अल्फाबेट सेम होना चाहिए, तभी जाके पता चलेगा जहां से शुरू हुआ वहां से आके खत्म हुआ। ठीक है, तो हम लोग इसमें पोटेंशियल ड्रॉप अगर देखेंगे, सही से देखो, हम लोग किस तरफ देख रहे हैं, ए बी सी ए, मतलब उस तरफ, जैसे जैसे करके एरो है, एरो का डायरेक्शन देखो, क्लॉकवाइज हम लोग देख रहे हैं, क्लॉकवाइज देख रहे हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ है, क्लॉकवाइज हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो क्या देखें हम लोग, -E1, -E1 क्यों लिए, क्योंकि हम लोग ये एनालाइज कर रहे हैं उसके ऊपर के लिए क्लॉकवाइज, ऊपर के लिए हम लोग क्लॉकवाइज एनालाइज कर रहे हैं। तो क्लॉकवाइज के हिसाब से E1 का पॉजिटिव टर्मिनल एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए वो -E1। और यू कैन से, यही तुम याद रख सकते हो। और ये क्या है, R1 जो है, अगर R1 की तरफ देखोगे, जो R1 में जो पोटेंशियल ड्रॉप तुमको मिलेगा, पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, दैट कैन बी नोन एज V1। R1 में जो पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, किसके लिए मिलेगा, I1 आ रहा है R1 की तरफ, देखो B से I1 आ रहा है R1 की तरफ, तो उसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा दैट इज बेसिकली जो तुम्हारा V1। तो V इज इक्वल टू IR होता है, तो V1 इज इक्वल टू I1 R1, ये हुआ। फिर क्या है, जो R2 है, अगर देखोगे जो R2 है, R2 में क्या होगा, R2 के लिए तो तुम्हारा दो करंट है ना, उसमें R2 में I1 I2 दो करंट है। तो R2 के लिए अगर V2 तुम लिखोगे तो दैट विल बी I1 प्लस I2 इंटू R2, एंड ऑल टुगेदर शुड बी 0, मतलब एल्जेब्रिक सम ऑफ दिस ऑल दिस थिंग्स आर 0। ओके, फिर से देखो, हम लोग क्लॉकवाइज ऊपर को ऐसे करके लिए हैं, और क्योंकि उसका डायरेक्शन उस तरफ था, इसलिए हम लोग ईएमएफ को E1 को माइनस लिखे हैं। अभी देखो दूसरा वाला, देखो इसमें अगर क्लॉकवाइज लेंगे, क्योंकि उसमें अगर क्लॉकवाइज लिए, फिर से देखो डायरेक्शन देखो, इसमें भी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा, ऊपर की तरफ, मतलब डायगोनल के ऊपर वाला जो ट्राइंगल टाइप का है, उसमें अगर क्लॉकवाइज है, नीचे वाला भी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा। लेकिन क्लॉकवाइज लेने से हमें फायदा क्या हुआ, सही से देखो, हमारा जो E2 है ना पॉजिटिव हो गया, क्यों बोलो तो,
फिर से देखो, डायरेक्शन देखो, एरो का डायरेक्शन देखो, एरो जिस तरफ जा रहा है I2 भी तो उस तरफ ही जा रहा है ना। एरो जिस तरफ जा रहा है, एरो क्लॉकवाइज जा रहा है, एरो क्लॉकवाइज जा रहा है। देखो फिर से, एरो क्लॉकवाइज जा रहा है, और I2 भी तो क्लॉकवाइज जा रहा है। E2 से I2 निकल कर D होकर होकर A होकर फिर से A C से, मतलब उसका जो लूप है, मतलब तुम अगर देखोगे उसका लूप अगर है कि DACD, अगर ये लूप देखोगे कि D से जा रहा है DACD, ऐसा अगर देखोगे, ठीक है। तो या फिर तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि दैट इज ACDA, अब ये भी बोल सकते हो ACDA, ठीक है। DACD भी बोल सकते हो, या फिर AC, क्योंकि ए से तुम अगर पकड़ रहे हो ACDA, तो ये भी तो क्लॉकवाइज ही है। तो E2 जो है उस डायरेक्शन में ही है, तो इसीलिए जैसे हम U1 के लिए माइनस किए थे, क्योंकि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं था, ऊपर की तरफ तुम अगर देखोगे वो उल्टा तरफ I1 को भेज रहा था, बिकॉज द पॉजिटिव टर्मिनल वॉज देयर, उस साइड से ही I1 जाएगा, तो उल्टा था, इसलिए माइनस I1 लिखा। लेकिन इसमें हमको प्लस E2 लिखना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अलाइन विद दैट डायरेक्शन। बाकी अगर तुम देखोगे, जो वो अगर क्लॉकवाइज चल रहा है, ऊपर के लिए जैसे वो क्लॉकवाइज चल रहा था, उसके लिए हमारा जो ये वाला ड्रॉप हुआ था, जो R2 या मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हुआ था, R1 R2 में जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ था, वो क्या हुआ था, वो हमारा पॉजिटिव हो रहा था। लेकिन इसमें उसका उल्टा होगा, इसमें वो ऐसे करके जा रहा है, वो ऐसा करके जा रहा है, मतलब वो क्लॉकवाइज जा रहा है, तो I1 I2 वहां से घुसा ऊपर की तरफ, क्या होगा, इफ यू से सी इन दैट अपवर्ड साइड। मैं थोड़ा सा इसको ना एक बोर्ड में करके दिखाता हूं, देखो। देखो देखो, जैसे टाइप का सर्किट था वैसे मैं बना रहा हूं। ए, और ये मेरा इधर ऐसा था, फिर ऐसा, फिर इधर मेरा बी, फिर ये मेरा सी, फिर यहाँ पर एक डी, फिर ऐसा। आफ्टर दैट वी हैव लाइक दिस, एक रेजिस्टेंस उसमें भी है, और इसमें भी एक R2 वाला रेजिस्टेंस है। ओके, तो R1 जो है, R1 ये है, और R2 ये है, R3 ये है। मैं जो बता रहा था, ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल है, जो ये अगर मेरा सेल है, इसमें अगर E1 इसका EMF है, और इसमें अगर E2 है, तो तुम्हें पता है ना पॉजिटिव टर्मिनल लंबा वाला ये वाला होता है, तो यहां से करंट इधर फ्लो करेगा I1, जो A जंक्शन तक आएगा। फिर सिमिलरली यहां से भी I2 फ्लो करेगा, यहां से भी जाएगा I2, जो A जंक्शन के आके ऐड होके यहां से फ्लो करेगा, जब I1 प्लस I2 हो जाएगा, फिर वो यहां से फ्लो करेगा, ठीक है। फिर वो C में आएगा, C से I1 सेपरेट होके इधर जाएगा, फिर इधर फ्लो करेगा, और इधर से I2 ऐसे करके फ्लो करके ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चला जाएगा। तो जो मैं बता रहा था कि पहला वाला लूप अगर मैं लूंगा इस डायरेक्शन में, पहला वाला हमेशा तुमको दोनों तरफ ही क्लॉकवाइज ही लेना है, तो ऊपर के लूप के लिए भी क्लॉकवाइज, नीचे के लूप के भी क्लॉकवाइज। इसमें फायदा क्या हुआ, देखो ये जो डायरेक्शन था, इसका उल्टा डायरेक्शन में तुम्हारा I1 का फ्लो स्टार्ट हुआ था, पॉजिटिव से इस तरफ, तो इसीलिए मैं उसको नेगेटिव लिखा था। फिर इसके लिए ये जो ऐसे चल रहा है ना, ये बिकॉज इट इज इन दिस डायरेक्शन, तो ये वाला इसका जो ड्रॉप है, ये R1 के लिए जो V1 ड्रॉप है, एंड R2 के लिए जो V2 ड्रॉप है, ये क्या है, जैसे I1 जो था वो इस डायरेक्शन में था, इसलिए हम लोग उसको वो ये क्लॉकवाइज का उल्टा था, इसलिए नेगेटिव लिया था। लेकिन इसलिए इसको ना, ये ऊपर वाला दो चीज को, क्योंकि
उसमें हमको इसको भी पॉजिटिव लेना है, इसको भी पॉजिटिव लेना है। लेकिन जब हम लोग नीचे वाले के लिए करेंगे, नीचे वाले के लिए करेंगे, नीचे वाले के लिए तो I2 जो था ये एक्चुअली इस डायरेक्शन में चलेगा, तो दिस विल बी, ये जो E2 है ये पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज को फॉलो करके ही चल रहा है। लेकिन इसका अगर ऊपर इस तरफ अगर ऐसे करके हम लोग देखेंगे इसका फ्लो, तो ये नीचे की तरफ इसका फ्लो ऐसा चलेगा, बिकॉज ये क्लॉकवाइज चलेगा, मतलब ये ऐसा चलेगा, ठीक है ना। तो ऐसा अगर चल रहा है और इस डायरेक्शन में भी ये ऐसा चलेगा, सो इन दिस टू केसेस, मतलब R2 और R3 के लिए, नीचे वाला लूप के लिए, नीचे वाला लूप के लिए, नीचे वाला लूप के लिए क्या हो जाएगा, उसमें नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ऊपर वाला लूप के लिए हमारा V1 और V2 पॉजिटिव हुआ था, नीचे वाला लूप के लिए V2 एंड V3 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग हमेशा वैसे करेंगे इस वाला में, और हम लोग डायरेक्शन देखेंगे कौन सा वाला, कौन सा डायरेक्शन क्लॉकवाइज ये जैसे है, तो इस ये कौन सा तरफ जा रहा है, तो उस हिसाब से माइनस प्लस वाला कॉन्सेप्ट आएगा। फिर हम लोग क्या देखेंगे, ये तो ऐसे करके दो लूप के लिए हम लोग लिख लिए। आफ्टर दैट साइन कन्वेंशन का क्या रहेगा, EMF is taken negative when we transverse from positive to negative terminal of the cell through the electrolyte. EMF is taken negative when we transverse from positive to negative terminal of the cell through the electrolyte. ठीक है, मतलब क्या बताना चाहता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। ये सेल के अंदर अगर देखा जाए, सही से देखो, ये मेरा सेल है, एक सेकंड मैं उसको फिर से बोर्ड में दिखा रहा हूं। हाँ देखो, ऊपर वाला पार्ट के लिए देखो, ऊपर वाला पार्ट में ऐसा ही तो है ना, पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट। देखो ऊपर वाले के लिए बता रहा हूं, हाँ ऊपर वाला, लेकिन उसका ना ऊपर वाला जो लूप है उसमें ऐसा घूम रहा है। ऐसा अगर मेरा हम लोग ऐसे हम लोग इनिशियली ये जो इसका जो लूप का जो रोटेशन है ऐसे घुमाएंगे, तो उस हिसाब से क्या होगा, ये अगर ये ऐसे टाइप का हम लोग फ्लो देखेंगे, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, मतलब इसके अंदर तो इलेक्ट्रोलाइट लेता है सेल्स के अंदर, तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव का वाला फ्लो होगा ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होगा ना, एंड दैट हैज टू बी टेकन नेगेटिव। इसलिए E1 जो है मेरा हम लोग नेगेटिव लिए थे, E1 को हम लोग नेगेटिव लिए थे। देखो, the EMF is taken negative when we transverse from positive to negative terminal of the cell through the electrolyte. Next, the EMF is taken positive when we transverse from negative to positive terminal of the cell through the electrolyte. कैसे? नीचे वाले के लिए सोचो, ऊपर वाले के लिए तो ऐसा हुआ था, नीचे वाले के लिए भी नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, नीचे वाला लूप में भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन ऐसा जैसे हो रहा है तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो रहा है ना, इसका ये तो पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, तो ऐसा अगर हम लोग मतलब इसको घुमाएंगे लूप को, तो इसका जो ये होगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हमारा जो EMF हो जाएगा दैट शुड बी पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट और क्या, कौन सा वाला साइन कन्वेंशन हम लोग देखेंगे, एक सेकेंड। द पोटेंशियल फॉर, या फिर पोटेंशियल ड्रॉप along the direction of the current in a current path, that potential fall along the direction of the current in a current path, potential fall along the direction in a current path, मतलब करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा, घट जाएगा, मतलब वो नेगेटिव हम लोग लेंगे करंट के डायरेक्शन में। तो तुम अगर देखोगे करंट का डायरेक्शन क्या होगा, प्लस टू माइनस, तो करंट का डायरेक्शन में अगर हम लोग देखेंगे प्लस टू माइनस, तो उस डायरेक्शन में हम लोग पोटेंशियल को, मतलब पोटेंशियल जो ड्रॉप है उसको नेगेटिव देखेंगे, और ऑपोजिट टू द करंट पाथ में हम उसको पॉजिटिव देखेंगे। तो अगर मेरा जो ये लूप है, इस लूप को अगर समझे, इस लूप को अगर समझे, देखो करंट के डायरेक्शन क्या है, ये पहला वाला लूप देखो, पहला वाला लूप मैं अगर अलग से ड्रॉ कर लूं, पहला वाला लूप मैं अगर अलग से ड्रॉ कर लेता हूं, देखो पहला वाला लूप A
बी, और ये बीच में थोड़ा सा ये रेजिस्टेंस इसमें भी रहेगा डायगोनली, ऐसा करके ये करके सी, ठीक है। तो सी, तो मैं ऐसा पकड़ रहा था ये वाला, ये प्लस ये माइनस। तो करंट का, एक्चुअली करंट का फ्लो कहां से हो रहा है, प्लस से माइनस की तरफ हो रहा है ना, प्लस से माइनस की तरफ हो रहा है। लेकिन हम इधर क्या ले रहे थे, हम इसका लूप का जो ये ले रहे थे तो इस डायरेक्शन में ले रहे थे ना, इस डायरेक्शन में ले रहे थे। तो इसलिए देखो ये करंट का फ्लो है प्लस से माइनस की तरफ, मतलब करंट चल रहा है क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ऊपर की तरफ मेरा ये वाला चीज है क्लॉकवाइज, ऊपर वाला के लिए, क्योंकि क्लॉक हमको हमेशा दोनों तरफ ही क्लॉकवाइज लेना है, ये हमारा मतलब ट्रिक है इसके लिए। तो इसके लिए भी जैसे हम लोग दिए थे क्लॉकवाइज, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इसमें जो फ्लो होगा दैट विल बी अगेंस्ट द फ्लो ऑफ करंट, बिकॉज पूरा फ्लो ऑफ करंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, देखो सही से फ्लो ऑफ करंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, और तुम लोग क्या कर रहे हो, इस डायरेक्शन में ये कर रहे हो। तो अगेंस्ट द फ्लो ऑफ करंट में अगर किसी रेजिस्टेंस से जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैं बताया था, देन व्हाट विल हैपन, देन जो यस इट राइजेस अलोंग द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द करंट, मतलब करंट का ऑपोजिट डायरेक्शन में जैसे वो राइज करेगा, फिर ऐड होगा, प्लस होगा। लेकिन इसमें जैसे ये वाला है, नीचे वाला लूप देखो, ये तो इसमें हुआ, नीचे वाला लूप देखो, नीचे वाला लूप के लिए, नीचे वाला लूप के बात करेंगे तो नीचे वाला लूप के लिए, नीचे वाला लूप के लिए पहले तो हम लोग ऐसे करके ये ड्रॉ करेंगे, ऐसे करके जो, अच्छा अभी इसमें क्या है, इसमें देखो करंट का इससे इस तरफ जाएगा ना, क्योंकि प्लस से हमेशा प्लस से माइनस की तरफ। तो क्या है नीचे वाला लूप के लिए, जो तुम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखा रहे थे, जो हमारा इनिशियल कॉन्सिडरेशन, और ये लूप का जो प्लस से माइनस का जो कॉन्सिडरेशन करंट का, वो सेम था, वो सेम था। देखो इसमें ऐसे करके ही घूमेगा, तो क्लॉकवाइज ही घूमेगा। तो इसीलिए ये जो रेजिस्टेंस है डायगोनल में, इसमें से ये क्या जाएगा, ये अलोंग द पाथ थ्रू व्हिच द करंट इज फ्लोइंग उसमें होगा, इसलिए इसमें ना नेगेटिव लिखेंगे। ये जो इसके लिए मतलब नीचे का लूप के लिए जो बीच वाला इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप था डायगोनल का रेजिस्टेंस के लिए, दैट विल बी नेगेटिव, और ये वाला भी नेगेटिव होगा। तो ऊपर का लूप के लिए पॉजिटिव हुआ, नीचे के लूप के लिए नेगेटिव हुआ। साइन कन्वेंशन में क्या दिक्कत है, जल्दी जल्दी बताओ, बताओ भूमिका। साइन कन्वेंशन में क्या दिक्कत है इसमें बताओ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है केवीएल वाला कॉन्सेप्ट का साइन कन्वेंशन। मुस्कान, कुछ डाउट है इसमें बताओ, मैं बार बार बोल रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें दो चीज ही याद रखना पड़ता है, जो ट्रिक रहता है, ऐसा तुमको लूप हो गया तो पहले तुम ऐसे करके उसका डायरेक्शन में तुम्हारा अपना ये कर दिया, असाइंड डायरेक्शन कर दिया, फिर उसके बाद तुमको एनालाइज करना पड़ता है, पर मतलब यू हैव टू एनालाइज उसमें क्या हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, कहां पर वो पॉजिटिव टर्मिनल है, कहां पर नेगेटिव टर्मिनल है, क्योंकि करंट का फ्लो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। उस हिसाब से कौन सा वाला रेजिस्टेंस के ऊपर अलोंग द सेम पाथ जहां से करंट मतलब जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसमें हो रहा है, उसमें अगर होगा तो नेगेटिव तुमको लेना है, ऑपोजिट होगा तो उसमें पॉजिटिव लेना है। सही से बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। हम्म,
हाँ सर। ना इसमें ऊपर वाला में हम लोग क्या किया बोलो तो? ऊपर वाला देखो, ये तो पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ठीक है? तो करंट तो इधर से ही आएगा, अगर ऊपर I1 है तो इधर से आएगा। लेकिन हमारा कंसिडरेशन इनिशियल क्या रहेगा, दोनों तरफ हम लोग क्लॉकवाइज ऐसे दिखा दिया। फिर हमारा जो डायरेक्शन था वो ऊपर वाला के लिए करंट का डायरेक्शन का ऑपोजिट था, इसलिए इसका जो E1 था वो माइनस हुआ, और नीचे वाले के लिए हमारा कंसिडरेशन और करंट का भी जो कंसिडरेशन सेम था, इसलिए E2 प्लस हुआ। ये कॉन्सेप्ट तो इजी है। उसके बाद हमको समझना है, जैसे हम ये कंसिडरेशन में दिए थे तो करंट चल रहा था इस डायरेक्शन में और हमारा इस डायरेक्शन में था, और इस डायरेक्शन में अगर सोचेंगे तो रेजिस्टेंस में भी जो पास करेगा ये वाला रेजिस्टेंस या फिर बीच वाला जो रेजिस्टेंस डायगोनल वाला, वो करंट का ऑपोजिट से करेगा, तो इसलिए ये पॉजिटिव होगा इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है दोनों में। और नीचे के लिए सेम डायरेक्शन होगा, इसलिए नेगेटिव हुआ, ठीक है? इसीलिए हम लोग उसका लूप एनालिसिस जब कर रहे थे तो उसलिए नीचे वाले के लिए जो R2 रेजिस्टेंस और R3 के लिए वो नेगेटिव लिखे थे, जबकि ऊपर वाले के लिए R2 और R1 हम लोग पॉजिटिव लिए थे। ओके, नाउ the potential fall is taken negative. Yes, definitely, always we should take negative if it is decreasing, and if it is increasing we should take positive. The path can be transferred in clockwise and anti-clockwise direction of the loop. उसका मतलब है कि ये जो पाथ हम लोग दिखाए जैसे क्लॉकवाइज कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, ऐसा नहीं कि मैं अलग अलग लूप में अलग अलग डायरेक्शन असाइन कर दूं। अगर मैं ऊपर में क्लॉकवाइज कर रहा हूं, नीचे भी हमको क्लॉकवाइज ही करना पड़ेगा। अगर मैं ऊपर की तरफ ऊपर का लूप में मेरा वाला असाइनमेंट में जो मैं दे रहा हूं डायरेक्शन, उसमें काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर रहा हूं, तो नीचे भी मैं एंटी क्लॉकवाइज ही करूंगा। तो जो तुमको जो लूप वाला जो एरो दिख रहा है ना, वो जो असाइनमेंट वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, योर डिसीजन, कि तुम वो उसको पॉजिटिव मतलब सॉरी क्लॉकवाइज लो या फिर एंटी क्लॉकवाइज लो, जो भी लोगे दोनों में सेम ही तुमको देना था। ओके, अभी हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज देखेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? इस टाइप का एक स्ट्रक्चर, मतलब एक सर्किट है जिसमें तुम देखोगे 4 रेजिस्टेंस है और बीच में एक एक स्क्वायर टाइप का एक अरेंजमेंट है, बीच में एक जी लिखा एक ऐसा टाइप का एक चीज है जो हम लोग उसको देखेंगे गैल्वेनोमीटर टाइप का। और इसमें अगर देखा जाए तो ई जो नीचे है, ई एक्चुअली पोटेंशियल सोर्स ईएमएफ का जो, तो these are actually 2 cells are there, 2 cells form a battery। उसमें 2 सेल का बैटरी है। देखो उसका जो लंबा वाला जो साइड है दैट मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल, वहां से एज इट इज ग्रीन कलर का आई करंट चल रहा है, ए की तरफ गया पहले, फिर ए से 2 सेपरेट हो गया एक पी और आर रेजिस्टेंस के लिए, ए से बी की तरफ गया I1, मतलब आई था, आई से ब्रांचिंग हो गया। जब ऐसे सर्किट मतलब ये होता है ना, ब्रांच करता है तो करंट डिवीजन होता है, तो ए से बी के तरफ I1 वो हम लोग ही असाइन किए थे, और ए से डी के तरफ टोटल था आई से I1 माइनस करके जितना था उतना गया। फिर क्या होगा, बी से देख लो, बी से जी मतलब जो बी टू डी, तो वो एक्चुअली गैल्वेनोमीटर होके जाएगा, तो दैट करंट इज IG। तो बी में तो ऑलरेडी I1 ही गया था, वहां से IG घट गया, तो बी से सी तक कितना जाएगा, I1 माइनस IG। और उसके बाद क्या होगा, ये जो डी से सी के तरफ होगा, देख लो डी तक तो गया था I माइनस I1, और डी से सी के तरफ होगा I माइनस I1 प्लस IG, बिकॉज बी से डी के तरफ IG आ गया था, वो आके उसमें ऐड हो जाएगा। बी से जो IG आ रहा था मतलब वो डी पॉइंट में, डी जंक्शन में आके जो ऑलरेडी I माइनस I1 था उसके साथ ऐड हो गया, तो इसीलिए I माइनस I1 प्लस IG बन गया। ठीक है, तो करंट
इसमें हम लोग क्या देखेंगे, ये एक्चुअली जंक्शन रूल से भी हम लोग इसको समझेंगे ये जो चीज हो रहा है। करंट थ्रू द आर्म्स आर एज्यूम्ड बाय द अप्लाइंग केसीएल। जंक्शन रूल बोलो, केसीएल बोलो या फास्ट लॉ बोलो, जो भी एक ही है। ओके, एंड अप्लाइंग कार्सॉफ लूप रूल। लूप रूल कहां पर अप्लाई करेंगे, वो अंदर में जो तुमको स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, वो स्क्वायर के दो तरफ दो सर्कल, सॉरी ट्राइंगल है, तो लूप बनेगा। तो वो देखो उधर भी एक लूप लिया क्लॉकवाइज, लूप ए बी डी ए, और ये भी क्लॉकवाइज, क्योंकि हम लोग एक तरफ क्लॉकवाइज लेंगे, दूसरी तरफ भी क्लॉकवाइज ही लेना पड़ेगा हमें। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज लेता तो एंटी क्लॉकवाइज ही दूसरी तरफ भी लेना पड़ता। तो पहला लूप जो ए बी डी ए के लिए है, देख लो जो कॉन्सेप्ट हमें है उसी से हमको करना है। ए बी डी ए बी डी ए वो वाला लूप के लिए I1 में क्या हो रहा है, I1 में तुम अगर देखोगे I1 कहां से जा रहा है, P रेजिस्टेंस से जा रहा है। I1 क्या कर रहा है, I1 अगर P रेजिस्टेंस से जा रहा है, I1 का डायरेक्शन और तुम्हारा लूप का जो वो ऑरेंज वाला एरो है जो घूम रहा था, वो दोनों ही सेम डायरेक्शन है। ऑरेंज क्योंकि क्लॉकवाइज ही है, और हमें क्या पता करंट अगर रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा, जो असाइंड मेरा जो डायरेक्शन है लूप का, उसी डायरेक्शन में मतलब जो सेम डायरेक्शन होगा, तो उसमें क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप घटेगा, मतलब इट विल बी नेगेटिव। आईजी के लिए भी वही है, क्योंकि जो आईजी जो जी से जा रहा था वो भी क्लॉकवाइज ही है, उस डायरेक्शन में ही है, इसलिए माइनस। बाकी बचा रहा आर इस लूप में, लेकिन आर में कुछ अलग ही हुआ, आर में वो उल्टा गया। जो ऑरेंज वाला वो देखो जो ये है दिख रहा है एरो, वो घूम रहा है क्लॉकवाइज, लेकिन आर से जो करंट पास कर रहा है आई माइनस I1, दैट इज उल्टा टू दैट एरो, वो काउंटर क्लॉकवाइज हो रहा है, इसलिए वो ऐड हो रहा है, प्लस I माइनस I1 इंटू आर इज इक्वल टू 0। ये लूप एबीडीए के लिए है। सिमिलरली लूप सेकेंड वाला लूप बी सी डी बी, जो इस साइड का लूप है, जो गैल्वेनोमीटर का जो मेरा राइट हैंड साइड वाला लूप है, उसमें क्या होगा, देखो क्यू 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 जो रेजिस्टेंस है, क्यू और एस दो रेजिस्टेंस है ना इसमें, और जी भी है। तो क्यू रेजिस्टेंस के लिए तुम अगर देखोगे, जो मेरा डायरेक्शन था, जो मैं असाइन किया था डायरेक्शन लूप के लिए, और जो करंट I1 माइनस IG जा रहा है, सेम डायरेक्शन था, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। दोनों ही क्लॉकवाइज ही दिख रहा है, तो नेगेटिव हो गया। तो I1 माइनस IG इंटू क्यू उसमें था, तो माइनस हो जाएगा, माइनस I1 माइनस IG इंटू क्यू। और एस में क्या होगा, I माइनस I1 प्लस IG, लेकिन वो करंट का जो लूप है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो दैट इज व्हाई इट इज पॉजिटिव। इट इज पॉजिटिव, देखो उसका डायरेक्शन एस से जो डायरेक्शन ऊपर की तरफ ग्रीन वाला दिखा रहा है, लेकिन ऑरेंज का जो डायरेक्शन है लूप का वो उसका उल्टा है, इसलिए वो पॉजिटिव। और सेम हुआ, और माइनस बीच का जो जो जी है उसके लिए क्या होगा, देखो करंट क्या कर रहा था, करंट आ रहा था IG बी से डी के तरफ, लेकिन तुम्हारा वो घूमेगा बी से डी, मतलब वो दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज हो रहा है ना, बी से डी की तरफ, अगर उसे नीचे की तरफ आके उस तरफ जाएगा, लेकिन वो क्लॉकवाइज ऐसे हमको लूप में दिखा, तो दैट इज ऑल्सो ऑपोजिट, इसलिए वो भी ऐड हुआ। ठीक है, नाउ IG अगर 0 है, IG 0 मतलब वो G से जो करंट पास कर रहा है वो अगर 0 है, तब हम लोग बोलेंगे ये ब्रिज जो है, ये वाला ब्रिज जो है, ये बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है। और तब और एक चीज हम लोग बता सकते हैं, ये जो बैलेंस ब्रिज के लिए, कि P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S, ये इंपॉर्टेंट है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला P बाई क्यू, ये रेजिस्टेंस का रेशियो है। देखो B के दो तरफ PQ है और D के दो तरफ RS है, तो P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S। तो ये था व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट। व्हीटस्टोन ब्रिज में पहले हम लोग कार्सॉफ जंक्शन रूल या फिर KCL फॉलो करेंगे, देन वी शुड अप्लाई लूप रूल और KVL आफ्टर दैट।
एंड देन IG को 0 बिठाएंगे तो ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। ओके, P/Q इज इक्वल टू R/S। ओके, बैलेंस ब्रिज का इक्वेशन है ये वाला। तो हमेशा ना अगर हम लोग किसी रेजिस्टेंस वाला कुछ प्रॉब्लम आ गया, उसमें हमेशा देखना है कि जो रेजिस्टेंस गिवन है ऐसा अगर कॉम्बिनेशन तुमको दे देगा। एक इंपॉर्टेंट सा तुमको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, देखो अगर तुमको ना कुछ एक रेजिस्टेंस में बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसे देता है, ऐसा टाइप का अगर है कि तुम्हारा वैसा टाइप का अरेंजमेंट है, हमेशा वैसा रहेगा ऐसा नहीं, फिर भी इस टाइप का अगर अरेंजमेंट है, ये बहुत सारा बुक में ये दिया हुआ है, AC वर्मा में भी इसका है कि इस टाइप का अगर अरेंजमेंट तुमको दिखेगा ऐसा टाइप का, और ऐसा करके इसमें भी एक रेजिस्टेंस ऐसा कुछ है, और इसमें अगर ऐसा दिखेगा तो हमको कैसे निकालना है, हम पहले देखेंगे ये बैलेंस्ड है क्या अनबैलेंस्ड है। देखो 4/2 भी 2 है, 6/3 भी 2 है, तो ये दोनों का रेशियो 4/2 इज इक्वल टू 6/3। सो दिस इज अ बैलेंस्ड मीटर ब्रिज, सो नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस। ये मिडिल वाला जो रेजिस्टेंस है इसमें कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, ऐसे करके हम लोग बोल सकते हैं उसको। लेकिन हमको देखना पड़ेगा ये वाला टॉप वाला जो पॉइंट है, ये BD कुछ भी ले लो और ये भी कुछ ले लो, इसका जो लेफ्ट और राइट का जो दो रेजिस्टेंस है उन दोनों का रेशियो, ये नीचे वाला पॉइंट का लेफ्ट और राइट का दो रेजिस्टेंस का रेशियो का बराबर होना चाहिए, तब जाके वो हम लोग उसको बैलेंस्ड बोलेंगे। और तब जाके हम लोग को कंक्लूड करेंगे कि B से D तक जो रेजिस्टेंस है उसी का थ्रू उसी पाथ से कुछ करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इंपॉर्टेंट सा ये कॉन्सेप्ट था। नाउ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज। तो ये जो हम लोग व्हिटस्टोन ब्रिज देखे उसी का कॉन्सेप्ट से ही मीटर ब्रिज आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, देखो AB और बीच का एक कुछ एक ये है, और A से B कनेक्टेड है, और वो कनेक्टेड है, मेटल से कनेक्टेड है। आफ्टर दैट AB हम लोग ऐसे करके लिखे जिसमें उसमें E जो है, E जो मेरा एक बेसिकली 2 सेल का बैटरी है, उसमें 2 सेल दिख रहा है तुम्हें, ठीक है ना, दो पॉजिटिव टर्मिनल 2 नेगेटिव टर्मिनल, 2 सेल है, K स्विच है, और इसमें मैं एक रेजिस्टेंस रखा हूं इसमें, और इसमें एक अननोन रेजिस्टेंस अगर है, ओके, X। और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक गैल्वेनोमीटर वहां से हम लोग एडजस्ट करके AB के ऊपर मेटालिक जो स्ट्रिप था, रॉड था, या फिर जो भी बताओ, उसके ऊपर ऐसे करके टच करके एक पॉइंटर से J से टच करके रखा है। ओके, अच्छा, फिर हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग देखेंगे कि इसमें तुम्हारा एक गैल्वेनोमीटर, देखो अगर टोटल अगर ऐसा अगर मैं मान के चलता हूँ, टोटल उसका अगर ये होता है, मतलब 100 सेंटीमीटर का अगर A से B का लेंथ होता है, तो इस तरफ A से J का अगर L सेंटीमीटर होगा, तो J से B की तरफ 100 माइनस L सेंटीमीटर होगा। When galvanometer current is made zero by adjusting the jockey position on the meter bridge where for the given values of known and unknown resistance, मतलब अगर जैसे मैं गैल्वेनोमीटर जो है ना, गैल्वेनोमीटर से अगर करंट को मैं जीरो कैसे बनाऊंगा, वो जो जॉकी J है उसको एडजस्ट करूंगा सही से A और B के बीच, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, एकदम एडजस्ट करूंगा, तो उस कॉन्सेप्ट से अगर जो व्हिटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट आ गया कि R/X, क्योंकि देखो इसका भी अगर देखा जाए, R के इस तरफ X था, और ये बीच का पॉइंट गैल्वेनोमीटर का ऊपर वाला जो पॉइंट है बीच वाला पॉइंट, जैसे मैं B वाला दिखा रहा था उस टाइप का, और J था AB के बीच का पॉइंट, तो RB या फिर R/X इज इक्वल टू RAJ/RJB, ठीक है। अभी देखो इसमें तो R/X इज इक्वल टू AJ/JB। अभी AJ/JB का वैल्यू कितना है, उसमें मैं L लिया हूं AJ का वैल्यू, और टोटल अगर AB 100 था तो 100 माइनस L, तो R/X इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय 100 माइनस L। सिंस रेजिस्टेंस basically proportional to the length,
Therefore, resistance is proportional to the length here. So you can say X is equal to R into 100 minus L by L. तो X है अननोन जो रेजिस्टेंस था उसका, वो जो G के उस तरफ अननोन X है ना, उसका वैल्यू। तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कैसे मीटर ब्रिज से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को ढूंढ के निकालते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को ढूंढते निकालते हैं। व्हिटस्टोन ब्रिज के मदद से हम लोग ये चीज करते हैं, व्हिटस्टोन ब्रिज के मदद से हम लोग इसको करते हैं। तो मीटर ब्रिज का सेटअप हम लोग कैसे याद रखेंगे? देखो, अगर देखा जाए तो इस टाइप का एक अरेंजमेंट रहेगा इस तरफ, और इस तरफ भी सिमिलर लेकिन उल्टा डायरेक्शन में उस टाइप का अरेंजमेंट रहेगा। फिर क्या होगा, बीच में हम लोग ये करेंगे और इसमें मेरा एक नॉन रेजिस्टेंस रहेगा, आर नाम दे रहा हूं, और एक अननोन इस तरफ रहेगा, एक्स नाम दे रहा हूं। और ये दो पॉइंट है ए बी, इन दोनों के बीच एक मेटालिक ये है जिसका लेंथ अगर 100 सेंटीमीटर है, और ये बीच से ऐसे एक गैल्वेनोमीटर एडेड है कि जॉकी टाइप का है जो जे पॉइंट से जा रहा है। मतलब अभी हमको ना गैल्वेनोमीटर का ये जो पॉइंट से यहाँ से करंट पास नहीं करेगा, किस कंडीशन में, कि अगर मेरा R बाई एक्स इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ दिस पाथ बाई रेजिस्टेंस ऑफ दिस पाथ। तो R बाई एक्स इज इक्वल टू ए जे बाई जे बी। नाउ R बाई एक्स तो ठीक है, ए जे कितना, मैं टोटल ए बी को अगर 100 सेंटीमीटर लेता हूँ और ए जे को अगर L सेंटीमीटर लेता हूँ, तो जे बी इज इक्वल टू 100 माइनस एल। तो ए जे इज L बाई 100 माइनस एल। देयरफॉर यहाँ से x आ जाएगा R इंटू 100 माइनस एल बाई एल। ऐसे करके हम लोग उसको उसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। So this is the concept of meter bridge to find unknown resistance with the help of Wheatstone bridge also concept. Okay. Next देखो पोटेंशियोमीटर। देखो अगर देखा जाए ए से जैसे वो आ रहा है वो 100, फिर 200, फिर 300, फिर बी की तरफ 400, ये ऐसा करके एक कनेक्शन हम लोग बनाए। और उसमें क्या हम लोग कर रहे थे एक्चुअली उसका, और ए के साथ ए और इधर बी है ना, इन दोनों के साथ एक में ई वाला एक सेल को ऐड किया। यहाँ पर 2 सेल दिखा रहा है, और एमीटर जो ए है, और उसके साथ आर एच रियोस्टेट, जिसका रियोस्टेट का क्या है, एडजस्टेबल है ना रेजिस्टेंस, तो वो है। और के है की मतलब स्विच टाइप का है। और इसमें ना वो जो उधर हम लोग उसको ये कर रहे थे, उधर रख के, जैसे गैल्वेनोमीटर ने ये वोल्टमीटर टाइप का रखा है, तो उधर एक जॉकी है, जॉकी उस डायरेक्शन में हम लोग जॉकी को रखे हैं, ठीक है ना। और ए टू जे एल सेंटीमीटर, ओके। अच्छा ऐसा करके, क्योंकि वो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट का फ्लो होगा ना, तो पूरा उस डायरेक्शन में ही जाएगा। नाउ प्रिंसिपल क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, जो ओम्स लॉ, एंड R जो है रेजिस्टेंस रो एल बाई ए, तो V इज इक्वल टू आई रो एल बाई ए। Now if constant current flows through the potentiometer wire of uniform cross section area A and uniform composition, मतलब density uniform है, then अगर वो uniform वो सब है, तो V is equal to KI, because बाकी सब constant हो गया, तो V proportional to I, यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो VI जो है V proportional to अगर I होगा, तो V by I जो है constant है। The potential difference across any length of wire of uniform cross section and uniform composition is proportional to its length when constant current flows through it. Okay.
अच्छा, ये वाला उसका ग्राफ है। नाउ कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। इसमें ईएमएफ का हम लोग कंपैरिजन करते हैं। कैसे करते हैं? देखो, फिर से वो पोटेंशियोमीटर का जो कंस्ट्रक्शन सेम टाइप का ही कंस्ट्रक्शन है। वो ई से करंट जा रहा है उस तरफ, और इसमें अगर हम लोग ऐसे करके एक जो आर मतलब एक एक तो तुम्हारा दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस उसमें आर बी है, वो ऐसा करके हम लोग उसको ऐड किए, गैल्वानोमीटर भी है उसके साथ, और J1 जॉकी उसके साथ एडेड ऐसा है, और उसका लेंथ ये वाला L1 अगर है, और इस तरफ अगर मैं और एक उधर U1 ऐसे करके कनेक्ट किया था, एक E2 ऐसे करके कनेक्ट कर रहा हूं जो इस तरफ है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग लेंथ का आ गया, मतलब कि वो J2 के लिए वो वाला ये है। तो द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन फॉर द सेल व्हेन द पोटेंशियोमीटर or potential at a point on the potentiometer wire is equal and opposite to the EMF of the cell। कैसा है? जैसे E1 जो है, E1 मतलब ऊपर वाला जो उधर देख रहे हो, वो एक्चुअली क्या होगा? E1 कहां से कनेक्टेड है? देखो, अगर सही से देखोगे कहां से कनेक्टेड है E1। E1 कहां से? एक तरफ तो A है, दूसरा तरफ J1। एक तरफ तो A है, दूसरा तरफ J1। सो E1 is equal to potential drop along AJ1। और AJ1 का मतलब क्या है? जो हमारा पता था ना, आई आर करके, आर की जगह रो L1/A, तो आई रो L1/A हो गया। सिमिलरली E2 भी हो जाएगा, भी पोटेंशियल ड्रॉप एट AJ2, बिकॉज E2 के लिए दो पॉइंट कहां कहां पर है, एक A में है और एक J2 में है, देखो डायग्राम में। तो उसके लिए भी आई आर, आर की जगह हम लोग रो L/A लिखेंगे, लेकिन इसमें तो L2 है, तो रो L2/A, आई रो L2/A। फिर I1 I2 को अगर रेशियो निकालेंगे तो L1/L2 हो जाएगा। सब बाकी सब कट जाएगा, क्योंकि सब बाकी सब कांस्टेंट था ना, रो भी कांस्टेंट था, आई भी कांस्टेंट था, एरिया भी कांस्टेंट है। तो दोनों का जो ईएमएफ का रेशियो लेंथ का रेशियो का, मतलब उसके साथ हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं। So the balance point will not be obtained on potentiometer where if the fall of potential along the potentiometer wire is less than the EMF of the cell। अगर जो पोटेंशियल ड्रॉप है along the potentiometer wire, वो अगर मतलब जो वो हो रहा है, तो दैट वैल्यू इफ इट इज लेस देन द ईएमएफ ऑफ द सेल, तो तुम बैलेंस पॉइंट तुमको नहीं मिलेगा, बैलेंस पॉइंट कभी भी नहीं मिलेगा। क्यों? देखो, इसमें एक चीज देखो, क्योंकि ईएमएफ जो सेल है ना, E1 इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप VAJ1, E2 इज इक्वल टू VAJ2। तो पोटेंशियल ड्रॉप के साथ ईएमएफ को हम लोग इक्वल कर रहे हैं, अगर कम होता तो ये नहीं कर पाते। द वर्किंग ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड। मतलब क्या हो गया? जो रेजिस्टेंस है वायर में ना, इनफाइनाइट हो जाता है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है, तो वो पोटेंशियोमीटर एक्चुअली वोल्ट मीटर के जैसा काम करता है। ओके, तो ये था हमारा थ्योरी पार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अब इसका न्यूमेरिकल हम लोग कल सॉल्व करेंगे। इसका जो न्यूमेरिकल है, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, व्हिटस्टोन ब्रिज, और कॉम्बिनेशन सर्किट का जो ये है, और कार्सॉफ करंट लॉ, कार्सॉफ वोल्टेज लॉ, KCL KVL, ये सब का एंड दोनों का कॉम्बिनेशन, जो नोड एनालिसिस हम लोग बोलते हैं, नोडल एनालिसिस मतलब जो जंक्शन का एनालिसिस होता है, एंड जो लूप एनालिसिस होता है, वो सब हम लोग कल न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। लेकिन इसका थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू इतना ही था। ओके, करेक्ट? यस और नो, बताओ।
बताओ इसमें क्या क्या डाउट है, बताओ जो मैं दिखाया मतलब उस कॉन्सेप्ट से। अच्छा मुस्कान, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी 1 और 2 दोनों का ही मैं पीपीटी ना क्लासरूम में आज अपलोड कर देता हूँ। ओके, ओके सर। तुम लोग सिर्फ थ्योरी के लिए मैं बोल रहा हूँ, थ्योरी के लिए ये सभी देख देख लो। न्यूमेरिकल जो अलग है, कल जैसे इन लोगों का इस सब का न्यूमेरिकल कराऊंगा, दो दो तीन तीन करके, एक एक मतलब एक एक टॉपिक का, जैसे केसीएल का 2-3 प्रॉब्लम, केवीएल का 2-3 प्रॉब्लम, फिर विस्टर्न ब्रिज का 2-1 प्रॉब्लम, ऐसे करके करेंगे तो हर एक टॉपिक का हो जाएगा। लेकिन जो थ्योरी वगैरह इसका जो है ना, लॉ का कैसे होता है, कैसे एनालिसिस होता है, वो ऐसा ही है उसका। और एक थ्योरी जैसे पोटेंशियोमीटर का, जैसे ये वाला जो तुम्हारा मीटर ब्रिज में जो अननोन रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके।